आप सभी को नमस्कार। आज हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश उपनिवेशवाद का एक बहुत ही रोचक अध्याय माना जाता है और यह केवल इंग्लैंड और अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जो विश्व की राजनीति को प्रभावित करने वाली घटना थी। हम यहाँ देखते हैं कि अमेरिका स्थित ब्रिटिश उपनिवेश संख्या में कुल 13 थे और उनमें आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से परस्पर किसी प्रकार की एकता नहीं थी। यहाँ पर प्रत्येक जो उपनिवेश में अपनी अलग व्यवस्थापिका थी और जो ब्रिटेन था उसके द्वारा अपने उपनिवेशों पर बहुत ही सीमित मात्रा में अधिकार रखा जाता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा ब्रिटेन के उपनिवेशों की स्थिति काफ़ी संतोषजनक थी, लेकिन इतना होने पर भी अमेरिका वासियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम आरंभ क्यों किया, ये एक विचारणीय प्रश्न है। आइए इन प्रश्नों का उत्तर हम जो इसके कारणों के अंदर ढूंढते हैं। अमेरिकी क्रांति के कारणों को हम 4 भागों के अंदर विभक्त कर सकते हैं, जिसके अंदर पहला है अभिवृत्ति और सिद्धांतों का संघर्ष, दूसरा है अमेरिका और इंग्लैंड में सामाजिक भिन्नता, तीसरा हम जो कारण ले सकते हैं दोषपूर्ण अंग्रेजी प्रशासन और उसकी नीतियाँ, और चौथे के अंदर हम देखते हैं तात्कालिक परिस्थितियों का योगदान। तो आइए सबसे पहले हम जो देखते हैं अभिवृत्ति और सिद्धांतों का संघर्ष। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं बौद्धिक चेतना का विकास, यानी कि अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना के लगभग 100 साल के बाद में ही शिक्षा और पत्रकारिता के द्वारा जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हो गया था। हम यहाँ पर देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर क्रांति से पहले ही कई प्रसिद्ध अमेरिकी विश्वविद्यालय जैसे प्रिंसटन, येल, डॉर्टमाउथ और ब्राउन आदि स्थापित हो चुके थे। इसी तरह से जो कुछ जो समाचार पत्र हैं जैसे कि गजट है या न्यूयॉर्क रिपोर्टर है, ऐसे जो जो पत्रों की मांग है वो यूरोप तक जो पहुंच चुकी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बौद्धिक चेतना का काफ़ी विकास हो गया था। इसी तरह से जो बौद्धिक चेतना के विकास के अंदर जेम्स ओटिस है, पैट्रिक हेनरी है, सैमुअल एडम्स है, इनका भी काफ़ी योगदान रहा था। थॉमस पेन ने तो अपनी पुस्तक कॉमन सेंस के माध्यम से अपने देशवासियों के दिलों में देश प्रेम की चेतना जागृत की थी और इस तरह से जो बौद्धिक जो लोग थे, इन्होंने जो अमेरिकी क्रांति की भावनाओं को प्रबल बनाया था। दूसरा हम देखते हैं अमेरिकियों का स्वतंत्रता प्रेम। जो ये इंग्लैंड के नागरिक थे वो जो अमेरिका के नागरिक थे वो इंग्लैंड के नागरिकों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। इसके अंदर हम देखते हैं कि लंबे स्वशासन के कारण अमेरिकी उपनिवेशों के अंदर एक जो स्वच्छंद वातावरण का निर्माण हो चुका था और इसलिए जो सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने जब अमेरिकी उपनिवेशों पर कर लगाने और व्यापार को अनुशासित करने का प्रयास किया तो उपनिवेशों को ये कार्य था अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के हनन का प्रयत्न प्रतीत हुआ। वास्तव में जो 1.5 शताब्दी के अंदर ही अमेरिका में स्वतंत्रता की भावना है वो पूर्ण परिपक्व हो चुकी थी। तो इस तरह से 1776 में प्रारंभ होने वाला स्वतंत्रता संग्राम कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। अगर हम जो अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन के शब्दों में कहें तो अमेरिकी क्रांति का वास्तविक प्रारंभ 1620 में ही हो चुका था, जब वर्जीनिया को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दे दिया गया था। यानी कि जब उपनिवेशों का प्रारंभ ही हुआ था तभी अमेरिकी थे, उनके अंदर जो स्वतंत्रता का प्रेम है वो उत्पन्न हो चुका था। तीसरा हमने जो इसके अंदर देखते हैं कि इंग्लैंड के प्रति है जो प्रेम का अभाव, यानी कि जो यहाँ के जो अमेरिका के उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोग थे, उन लोगों के अंदर इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था। इसके पीछे कारण थे कि कई लोग तो धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर जो उपनिवेशों में आकर बसे थे,
इसलिए उनको ना जो इंग्लैंड की सरकार से कोई विशेष सहानुभूति नहीं थी। इसी तरह से क्या था कि अंग्रेज़ों के अतिरिक्त सिर्फ है ना जो इंग्लैंड से ही है ना जो यहाँ पर लोग नहीं आए थे, बल्कि अन्य यूरोपीय देशों से भी काफ़ी लोग अमेरिका के अंदर आकर बसे थे। तो इन लोगों से इंग्लैंड के प्रति किसी हमदर्दी की आशा है ना जो नहीं की जा सकती थी। कुछ देखते हैं कि अंग्रेज़ों और अमेरिकी लोगों के बीच में धार्मिक मतभेद भी थे। यानी कि उपनिवेशों का अधिकांश जो निवासियों का जो हिस्सा था वो प्यूरिटन धर्म को मानने वाला था, जबकि इंग्लैंड के लोग हैं वो एंग्लिकन चर्च के अनुयायी थे। तो इस तरह से धार्मिक भिन्नता के कारण भी है जो इंग्लैंड के प्रति विशेष प्रेम है इस समय नहीं रह गया था। अगला जो है ना जो कारण हम देखते हैं वो है अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर सामाजिक भिन्नता। हम यहाँ पे देखते हैं कि इंग्लैंड और है ना जो अन्य यूरोपीय देशों के निवासी वो धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त होकर अमेरिका में आकर बस गए थे और उन्होंने वहाँ जाकर एक नया जीवन प्रारंभ किया था। तो उन्होंने एक है जो नए प्रकार का समाज, एक नए प्रकार के समाज को जन्म दिया था। और हम देखते हैं कि उस समय जबकि इंग्लैंड के अंदर है जो प्रजातांत्रिक है ना जो शासन है वो स्थापित हो रहा था, तब भी है ना जो वहाँ के समाज के अंदर वर्ग भेद की भावना विद्यमान थी और समाज में कुलीन वर्ग के लोगों की प्रधानता थी। अगर ट्रेविलियन के शब्दों के अनुसार हम कहें तो जहाँ अंग्रेजी समाज पुराना था और उसमें कृत्रिमता आ चुकी थी, वहीं अमेरिकन लोग अभी नए नए और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्व धारणाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर नया जीवन अपनाया था और अब वे अमेरिकी बन गए थे। तो इस जो ये नवनिर्मित अमेरिकन समाज था उसमें विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण था और इनमें ना जो समानता की भावना है ना जो जोर पकड़ती जा रही थी। तो इस प्रकार से दो प्रकार के जो समाज थे ये उसके अंदर टकराव होना बिल्कुल है ना जो स्वाभाविक ही था। आगे हम देखते हैं दोषपूर्ण अंग्रेजी प्रशासन और इसकी नीतियाँ। हम सबसे पहले इसके अंदर जो लेते हैं दोषपूर्ण औपनिवेशिक जो शासन प्रणाली थी। हम यहाँ देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार है अपने प्रत्येक उपनिवेश में शासन को नियंत्रित करने के लिए एक ना जो गवर्नर जनरल को नियुक्त करती थी। और ये जो गवर्नर जनरल होता था उसकी जो एक जो कार्यकारिणी होती थी उसकी भी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट ही करता था। लेकिन गवर्नर को जो कार्य के अंदर सहयोग देने वाली व्यवस्थापिका थी वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती थी, जबकि जो गवर्नर और जो कार्यकारिणी होती थी वो ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो कानून निर्माण करना, कर निर्धारण करना, ये सारा व्यवस्थापिका का कार्य था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को स्वीकार करने अथवा उनको रद्द करने का पूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल को था। तो ये जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उपनिवेशों की जनता थी उसके उनमें जो असंतोष का कारण बनी। तो यहाँ के जो उपनिवेश वासी थे यानी कि अमेरिकी लोग थे वो अपने आंतरिक मामलों में अधिक की राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे, जबकि जो इसके विपरीत जो इंग्लैंड था वो उपनिवेशों के आंतरिक मामलों को अपने नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से अधिकतम हस्तक्षेप करता था, जो उपनिवेशों की जनता को पसंद नहीं आ रहा था। दूसरा हम देखते हैं कि अंग्रेज़ सरकार का नगण्य हस्तक्षेप। यहाँ हम देखते हैं कि जब शुरुआत के अंदर इंग्लैंड ने प्रारंभ से ही है ना जो अपने इन जो उपनिवेशों के स्वशासन पर अंकुश लगाने का या फिर हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं किया था। अपने निर्माण काल के प्रारंभ के अंदर ही उपनिवेश हैं वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास करने को स्वतंत्र थे। अगर हम देखते हैं कि इंग्लैंड की जब जो प्रारंभिक काल के अंदर इंग्लैंड की सरकार ने जॉर्जिया के अतिरिक्त किसी भी उपनिवेश को स्थापित करने में प्रत्यक्ष रूप से जो भाग नहीं लिया था। लेकिन जब है जो सरकार द्वारा विभिन्न करों के लगाए जाने की जो नीति अपनाई गई, तो फिर बाद में जो अमेरिका के जो लोग थे उनको ये चीज़ है वो पसंद नहीं आई। इसी तरह से हम देखते हैं कि इंग्लैंड में ऐसे कानून अवश्य बनाए हुए थे जिसमें अंग्रेजी जहाज़ों में ही सामान लाया जाए और ले जाया जाए,
ये कानून नेविगेशन एक्ट कहलाते थे, लेकिन इन कानूनों का कभी भी सख्ती से पालन नहीं किया गया था। और जो अमेरिकी है ना, जो इस दृष्टि से भी अपने को अंग्रेज़ों के विशेष अधीन नहीं समझते थे। लेकिन है ना, जो बाद में जब है ना, जो इंग्लैंड द्वारा जब है ना, जो कर लगाए गए विभिन्न प्रकार के, तो ये वाला जो है ना, जो हस्तक्षेप है वो अमेरिकी वासियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अगला जो कारण हम देखते हैं वो है दोषपूर्ण है ना, जो व्यापारिक नीति। यहाँ हम देखते हैं कि अमेरिका स्थित है ना, जो ब्रिटिश उपनिवेशों के व्यापार को विनियमित और नियंत्रित करने की जो पद्धति 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित की थी और जिसका ह्यूग दल के शासनकाल में बहुत विस्तार हुआ था, उसकी उपयोगिता अब है वो समाप्त हो गई थी। अब है ना, जो क्या था कि ना, जो इस जो प्रणाली थी, जो है ना, जो औपनिवेशिक प्रणाली थी, उसका सबसे बड़ा दोष ये था कि यह आपसी समझौते के द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद के आदेश से लागू की गई थी। वास्तव में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई ये जो व्यापारिक पद्धति थी वो आर्थिक शोषण का ही दूसरा रूप थी, जिसकी धारणा थी कि अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य का ही अंग है और ब्रिटिश संसद को अपने उपनिवेशों के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। और इसी वजह से ना, जो मतलब है ना, जो ग्रेट ब्रिटेन ने औपनिवेशिक उत्पादक प्रतिबंध अधिनियम ने जो पारित किया था, और इस अधिनियम के द्वारा अमेरिका में फौलाद, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, इनके ऊपर है ना, जो के निर्माण पर है जो प्रतिबंध लगा दिया गया था। और साथ में ये व्यवस्था की गई थी कि इन उपनिवेशों में उत्पन्न होने वाली रुई है, ऊन है, लोहा, तंबाकू आदि वस्तुएं हैं, वो अनिवार्य रूप से केवल इंग्लैंड को भेजी जाएंगी। तो इस तरह से है ना, जो इनकी वजह से भी है ना, जो अमेरिका की जनता में असंतोष और जो असंतोष पैदा होने लग गया था। अगला जो हम देखते हैं वो है ग्रैनविले की कठोर नीति। हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि शुरुआत के अंदर इंग्लैंड की सरकार ने ना, जो बहुत ही जो कम हस्तक्षेप है ना, जो अमेरिका के उपनिवेशों के अंदर किया था। लेकिन 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध के समाप्त होने के तुरंत पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रैनविल ने अमेरिका स्थित ब्रिटिश के जो ये जो उपनिवेश थे उसके संबंध के अंदर चार अधिनियम है जो पारित किए थे। ये सभी नियम अमेरिका की जनता के हितों के विपरीत थे, जिसके अंदर जो पहला था कि उपनिवेशों में चोर बाजारी को रोकने और कर का विरोध करने वालों को दंडित करने के लिए 1763 के अंदर एडमिरल्टी कोर्ट की है जो स्थापना की थी। और इसी वर्ष के अंदर एक शीरा कानून भी है जो शीरा कानून एक्ट भी पारित किया था, जिसके अंदर अमेरिका में शीरा पर आयात कर घटा दिया गया था। इसी तरह से जो ग्रीनविले ने ना, जो अमेरिका वासियों की सुरक्षा के नाम पर अमेरिका में एक छोटी सी सेना रखने की घोषणा की थी और इस सेना के संपूर्ण व्यय का 1/3 भाग का भुगतान है वो अमेरिका वासियों को करना था। एक अन्य नियम के अनुसार मिसिसिपी के बड़े बड़े जो प्रदेश थे वो रेड इंडियंस वो होते थे जो कि जो अमेरिका के मूल निवासी थे, उनके लिए सुरक्षित कर दिए थे। तो ये ग्रैनविले के जो ये कार्य थे उससे अमेरिकी जनता है वो अत्यंत क्रोधित हो गई थी, और क्योंकि उसकी दृष्टि के अंदर ये नियम हैं वो बहुत अपमानजनक थे, तो जनता ने इस नियमों का विरोध करने के लिए क्रांति करने का निश्चय किया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि तात्कालिक कारण, कि उस समय के जो है ना, जो तात्कालिक कारण थे वो क्या थे। इसमें सबसे पहला जो है जो हम है ना जो कारण देखते हैं वो है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध था वो समाप्त होने के बाद में किस तरह का है ना जो स्थितियां हैं वो बनी थी। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था वो इंग्लैंड और मध्य यूरोपीय देशों के अतिरिक्त इंग्लैंड और फ्रांस के बीच के अंदर है जो यूरोप, अमेरिका और भारत में लड़ा गया था, और इस युद्ध के काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़े थे। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में इंग्लैंड ने कनाडा पर कब्जा कर लिया था। ऐसी स्थिति के अंदर अब अमेरिका में है ना जो उत्तर से फ्रांसीसी खतरा ख़त्म हो गया था। ये एक है ना जो स्मरणीय है कि अमेरिकी उपनिवेशवासियों को
कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों से हमेशा आक्रमण का भय बना रहता था और इनको अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित रहना पड़ता था। तो अब है ना जो मतलब है ना जो सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में बस्तियों के रुख में एकदम से परिवर्तन आ गया और उन्होंने इंग्लैंड की शक्ति है उसकी अवहेलना करना है ना जो शुरू कर दिया। और उन्होंने जो सोचा कि अब है ना जो अमेरिकियों का इंग्लैंड का ना जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो तात्कालिक रूप से ना जो कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने जो अमेरिका वासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। इसके अंदर से जो मुख्य घटनाएं हैं वो सबसे पहली थी स्टैंप अधिनियम 1765। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविल ने 1765 के अंदर संसद में स्टैंप अधिनियम पारित कराया था और इस अधिनियम के अनुसार अमेरिका के सभी सरकारी दस्तावेजों और कानूनी जो कागजात थे उस पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का स्टैंप लगाना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि ये कोई खास खर्चीला नहीं था, लेकिन ये है ना जो मतलब है ना जो इस स्टैंप या अन्य रूप में अमेरिका वासियों से धन वसूल करना इतना सरल कार्य नहीं था। अमेरिका की जनता ने एक स्वर में इस का विरोध किया और सभी उपनिवेशों में ब्रिटिश सरकार का विरोध और प्रदर्शन है ना जो होने लग गए कि उस समय, क्योंकि ना जो संसद में अमेरिका वासियों को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था तो इसलिए प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, है ना। तो ये एक है ना जो अमेरिकियों की दृढ़ धारणा थी कि ब्रिटिश सरकार को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जब है ना जो इस अधिनियम का ना जो बहुत ज़्यादा है ना जो विरोध हुआ तो है ना जो ब्रिटिश सरकार को विवश होकर 1766 ईस्वी के अंदर इस स्टैंप अधिनियम को समाप्त करना पड़ा। दूसरा था आयात कर अधिनियम। इसके बाद में ना जो ब्रिटिश सरकार ने ना जो 1767 के अंदर आयात कर अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा अमेरिका में कागज़, चाय, शीशा, रंग आदि वस्तुओं पर आयात कर लगा दिया गया। सरकार ने यह अधिनियम भी जो अमेरिका वासियों की सहमति के बिना पारित किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका भी जो सर्वत्र विरोध होने लगा। उपनिवेश वासियों के विचार में यह अधिनियम भी ना जो स्वराज्य के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत था। तो इसका जब अधिक विरोध होने लगा तो 1770 के अंदर प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कागज और शीशे से आयात कर को समाप्त कर दिया, लेकिन चाय पर कर है वो पूर्ववत बना रहा। तो ये नॉर्थ की है ना जो एक काफ़ी है ना जो मतलब है जो बड़ी भूल थी, क्योंकि उपनिवेशवासी किसी वस्तु विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी वस्तुओं पर कर लगाने के विरुद्ध थे, तो इसलिए विरोध है वो यथावत बना रहा। इसके बाद में ना जो बोस्टन बंदरगाह की घटना घटती है। सन 1773 में ब्रिटिश सरकार ने एक नवीन चाय अधिनियम बनाकर अमेरिका में चाय भेजने का प्रत्यक्ष जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था। अमेरिका वासियों को इस अधिनियम का भी अमेरिका वासी थे, उन्होंने इस अधिनियम का भी विरोध किया और उन्होंने बोस्टन के बंदरगाह पे रुके हुए सभी जो अंग्रेजी जहाज़ थे उनके ऊपर जो अधिकार करके और जो हमला करके चाय के लगभग 350 डिब्बों को है जो समुद्र में फेंक दिया। ये घटना है वो बोस्टन टी पार्टी के नाम से भी है जो प्रसिद्ध है, और इस घटना से ब्रिटिश सरकार है वो आश्चर्य में पड़ गई और जो हक्की बक्की रह गई। अमेरिकी जनता का ये जो कृत्य था वो सरकार की शक्ति और अस्तित्व को चुनौती देने वाला तथा अपमानजनक था। इसलिए न जो सरकार ने अमेरिका में दमनात्मक कार्रवाई करने का निश्चय किया और जो सभी उपनिवेशों में सैनिक शासन लागू कर दिया और बोस्टन बंदरगाह को सभी प्रकार के व्यापार के लिए बंद कर दिया गया। तो सरकार की इस कार्यवाही से है ना जो अमेरिका की जनता में भी है ना जो उनको भी अपना अपमान महसूस हुआ और न जो अमेरिका के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की जो गतिविधियां हैं वो इससे प्रारंभ हो जाती हैं। धन्यवाद।